हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है फर्स्ट स्टेप एकेडमी चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ साइंस की क्लास ले रहे हैं और हमारा पहला वीडियो यहाँ शुरू हो चुका है। पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और पहला डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत हमने एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आने वाले कुछ पार्ट्स पढ़े हैं। तो पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ हमने पढ़ा क्या है। कल पाचन तंत्र होता क्या है, तो आपने बताया था भोजन के जो बड़े अणु होते हैं छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ने की प्रोसेस। फिर हमने बताया पाचन में हेल्प कौन कौन करता है, तो आपका एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और कुछ पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे हम यकृत, लीवर और अग्नाशय, पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। ये दोनों ग्रंथियां हमारे पाचन में मदद करती हैं, यकृत और अग्नाशय। हमने आहार नाल के अंतर्गत यानी आहार के द्वारा जिस नाल के तहत हम आहार ग्रहण करते हैं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने मुख पढ़ लिया था, मुख के द्वारा हमने दांतों के द्वारा भोजन को तोड़ा था। दांत के बारे में पढ़ा हमने पहले वीडियो में। 4 प्रकार के दांत होते हैं, उनका कार्य क्या क्या होता है ये हमने यहाँ पढ़ लिया। फिर हमने मुख गुहा में पढ़ा। मुख के बाद मुख गुहा में भोजन पहुँचा। मुख गुहा में भोजन पहुँचने के बाद बकल कैविटी में आपकी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जहाँ से पाचन की शुरुआत होती है। यानी आहार नाल का कौन सा भाग है जहाँ पाचन शुरू होता है? मुख गुहा। यहाँ आपका टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा जो लार से स्रावित होता है उसके थ्रू आपका पहले भोजन का पाचन होता है। और पाचन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मंड का पाचन सर्वप्रथम होता है। फिर उसके बाद आपकी जो ये एसोफेगस पाई जा रही है, एसोफेगस नामक संरचना जो है, यहाँ से भोजन आगे बढ़ता है। यहाँ से भोजन जब आगे बढ़ता है तो इस समय यहाँ जो भोजन टूटने के बाद आया इसे बोलते हैं बोलस। बोलस धीरे धीरे यहाँ भोजन से आगे बढ़ता है और कहाँ पहुँचता है? आपके आमाशय में। आमाशय मैंने आपको बताया इसके अंतर्गत जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। इनके द्वारा जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का श्रावण होता है जिसमें क्या होता है? HCl होता है। HCl भोजन को पाचन में मदद करता है। और ये जो भोजन आया है यहाँ, एक बोलस जो था इधर अम्लीय हो जाता है, एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ भोजन को बोला जाता है काइम। कल हमने यहाँ तक चर्चा कर ली थी कि भोजन आमाशय में आता है HCl के द्वारा और 4 प्रकार के एंजाइम जिन्हें हमने पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज और अमाइलेज एंजाइम के बारे में बताया था। यहाँ भोजन का पाचन शुरू होता है। यहाँ पहले आपका प्रारंभ हुआ था पर यहाँ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। और आमाशय में प्रोटीन, वसा, रेनिन में आपने बताया था कि जो दूध में केसिन प्रोटीन है वही पचती है और स्टार्च का पाचन यहाँ हो जाता है। उसके उपरांत अब हमको पढ़ना है आमाशय के थ्रू भोजन आगे बढ़ता है। अगला टॉपिक हमारा आगे बढ़ने के दौरान आहार नाल का अगला पार्ट है हमारा छोटी आंत, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी आमाशय में भोजन काइम युक्त हो गया था, अम्लीय प्रकृति का हो गया था। अब यह लुगदीनुमा संरचना है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ये कहाँ पहुँचेंगे? आपके इस संरचना में आपको दिख रहा होगा यहाँ। ये छोटी आंत की संरचना का प्रारंभ होता है यहाँ से। तो आहार नाल का क्वेश्चन आता है आपसे पहले। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सबसे लंबा भाग? जैसा कि आपको मैंने बताया था मनुष्य के शरीर में 9 से 12 मीटर, यानी पूरी जो आहार नाल होती है इनकी लंबाई कितनी होती है? 9 से 12 मीटर। तो क्वेश्चन आता है 9 से 12 मीटर जो आहार नाल होती है इसमें से जो भाग पाए जाते हैं मुख, मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो उसका आंसर है छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह होती है लगभग 6 से 7 मीटर लंबी। अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा 9 से 12 मीटर लंबी में सिर्फ छोटी आंत की संरचना जो आपको ये दिख रही है यही हो गई कितनी? 6 से 7 मीटर लंबी। तो यह यानी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है लंबाई के आधार पर। बड़ा भाग कौन? छोटी आंत को सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। अगला इससे प्रश्न बनता है कि इस छोटी आंत में कार्य क्या होता है? तो यहाँ समझना है कि आमाशय के द्वारा जो भोजन पचा और जो भोजन शेष रह गया पचने के द्वारा, यानी पाचन जिसका नहीं हो पाया, यहाँ अपचे हुए भोजन का, अपचे हुए शेष भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है।
यानी पूरा पाचन हो जाएगा उसका। फुल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ कंप्लीट होता है, यानी डाइजेशन की प्रोसेस शुरू कहाँ से हुई, मुख गुहा बगल कैविटी से, और डाइजेशन खत्म कहाँ हो रहा है आपका, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप पचे हुए भोजन का पूर्ण पाचन यानी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। दूसरा इसका प्रमुख कार्य है जो पचा हुआ भोजन है, यानी पूर्ण पाचन होने के बाद पचा हुआ भोजन को अवशोषित करना, अवशोषित कर उस रस को रुधिर या जिसे हम बोलते हैं ब्लड के माध्यम से, ब्लड के द्वारा शरीर में पहुंचाना। यानी जो पचा हुआ यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। पचने के बाद जब भोजन हमारा पच जाता है उसके बाद एक रस का निर्माण होता है जो हमें एनर्जी प्रदान करता है। वह इसी अंग के सहायता से आपके विलाई नामक संरचना होती है। विलाई नामक संरचना, इलियम नामक संरचना आगे मैं बता रहा हूँ, उससे जुड़ी होती है। वहाँ भोजन को पूरा सोख लिया जाता है। सोखने के बाद जो वेस्ट पार्ट होता है वो आपके शरीर बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो एनर्जी वाला पार्ट रहता है यानी जो जूस का निर्माण हुआ वो आपके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। यानी आपको बताना भोजन के संपूर्ण पाचन और अवशोषण का कार्य कौन सा भाग आहार नाल करता है, तो उसका आंसर है छोटी आंत। उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब छोटी आंत की हम बात कर रहे हैं, तो कार्य तथा संरचना के आधार पर, यानी छोटी आंत के कुछ पार्ट होते हैं जिसका प्रमुख कार्य होता है पाचन के में हेल्प करना, ठीक है। और इसी छोटी आंत में जब भोजन पहुंचता है तो आपका ये लीवर होता है, लीवर भी वर्क करना शुरू कर देता है। लीवर भी इसकी पाचन में हेल्प करता है, और जो आपका पैनक्रियास दिख रहा है अग्नाशय, यह भी आपके पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। तो कार्य तथा संरचना के आधार पर, कार्य यानी छोटी आंत में जो कार्य होते हैं, और संरचना यानी उसका जो फिगर है यानी उसकी जो संरचना आकार है, कार्य और संरचना के आधार पर इसमें 3 भाग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो आपको पता चला आमाशय से भोजन, जो काइम युक्त भोजन हुआ था, पचने के बाद भोजन कहाँ पहुंचा था, ये छोटी आंत में पहुंचा। तो आपको छोटी आंत में जो संरचना दिख रही है सी प्रकार की दिख रहा है, ये सी। तो इसका पहला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रहणी, इसी को बोलते हैं पक्वाशय, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूडेनम। यानी छोटी आंत का जो पहला भाग है जहां आमाशय के माध्यम से भोजन प्रवेश करता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी, पक्वाशय या ड्यूडेनम के नाम से जाना जाता है। आहार नाल के इस भाग में जब आमाशय के द्वारा भोजन प्रवेश करता है, यहाँ आमाशय से भोजन आया, कहाँ आया, आपके ड्यूडेनम में। जैसे भोजन यहाँ पहुँचता है तो यकृत में बना हुआ पित्तरस और अग्नाशय में बनता है आपका अग्नाशिक रस, यानी यकृत में बना हुआ पित्तरस, ये जो बाइल यहाँ आपको दिख रहा होगा, आपको एक संरचना दिखाई दे रही होगी यहाँ, एक गोलाकार संरचना, ठीक है। यहाँ आपको गाल ब्लैडर कहलाता है, यहाँ पित्तरस होता है, पित्तरस के थ्रू ये यहाँ से जुड़ी होती संरचना, यहाँ से पित्तरस आ जाता है और यहाँ से आपका पहुँच जाता है क्या, अग्नाशिक रस यानी पैनक्रियाटिक जूस पहुँच जाता है। और यहीं पास आपकी छोटी आंत के द्वारा होता है आंती रस का स्त्रावण, आंती रस, इसे बोलते हैं इंटेस्टाइन जूस, इसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, इसे बोलते हैं बाइल। और यहीं आपका इंसुलिन आके सब मिल जाते हैं और पाचन करने शुरू करते हैं। कहाँ पाचन प्रारंभ हो जाता है आपका, ड्यूडेनम वाले भाग में, छोटी आंत में प्रोसेस शुरू हो जाती है। अर्थात आपने बताया कि जो आहार नाल में सबसे छोटी आंत होती है, छोटी आंत की जो पहली संरचना है जिसका कार्य ग्रहणी या पक्वाशय ड्यूडेनम कहते हैं, यहाँ होता है आमाशय के पूर्ण पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस पाचन की प्रक्रिया में पित्तरस यानी यकृत में बना हुआ पित्तरस, अग्नाशय में बना हुआ यानी पैनक्रियाज में बना हुआ पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशिक रस, और इसी आंती रसीय यानी आंत, छोटी आंत में निकलने वाली ग्रंथियों से आंती रस और इंसुलिन मिलने के बाद भोजन का पाचन प्रारंभ करती हैं।
पूरे भोजन का पाचन, जो भी कुछ बचा हो सब कुछ पच जाएगा यहाँ, उसका पाचन यहाँ शुरू हो जाता है। तो आपकी जो पहली संरचना हुई थी ग्रहणी हुई, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी दूसरी संरचना के बारे में पढ़ना हमने, यानी पहली संरचना ग्रहणी या ड्यूडेनम कहा जाता है, जिसका कार्य होता है यहाँ पाचन की प्रक्रिया शुरू करना है, समाप्त करने के लिए पूर्णतः पाचन करना। ठीक, ये सारे रस यहाँ मिले और पाचन को प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। अब अमाशय में पाई जाती है दूसरी संरचना, छोटी आंत में पाई जाती है, ये ड्यूडेनम की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिसे आपने बोला ग्रहणी, ये आपकी छोटी आंत की पहली संरचना है। यह लगभग 9 इंच लंबी होती है और आपको ये दिख रहा होगा सी शेप का, इसका जो आकार होता है सी साइज का, अंग्रेजी के सी कैपिटल की भांति। ये आपको दिख रहा होगा सी की भांति इसका आकार होता है। यहीं आपका अमाशय के द्वारा आया हुआ जो भोजन होता है उसका पाचन पूर्ण होना, यानी भोजन को पूर्ण पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बाइल मिल गया, पैनक्रियाटिक जूस मिल गया, इंटेस्टाइन जूस मिल गया, इंसुलिन मिल गया, तो यही प्रोसेस शुरू होती है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा आपका होता है मध्यांध्र, बोलते हैं उसे मध्यांध्र, इससे बोलते हैं जेजुनम, जेजुनम बोलते हैं इसे, मध्यांध्र वाले भाग को जेजुनम। यानी ये यहाँ से भाग आया, अब आपको दिख रहा हो ये वाली संरचना, ये मध्यांध्र वाली प्रोसेस है। तो मध्यांध्र में क्या होता है, जब यहाँ पाचन होने लगता है, भोजन का संपूर्ण पाचन हुआ, अब उसके दौरान आपका जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल को अलग करना, आपके फैटी एसिड या इसी को बोलते हैं वसी अम्ल, या इसी को बोला जाता है ग्लिसरॉल को अलग करना। और आपके ये तो आप प्रोटीन के द्वारा हो गया, ये आपका फैट के द्वारा हो गया, और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा आपके शरीर में शर्करा जो होती है, शुगर, इसका एब्जॉर्बेशन या अवशोषण कौन करता है, आपका मध्यांध्र वाला भाग। ऊपर पाचन की क्रिया हो रही है और जो इससे बन रहा है अमीनो अम्ल जो बचा हुआ है बॉडी पार्ट में, अमीनो अम्ल को निकालना, फैटी एसिड को निकालना, ग्लिसरॉल को या ग्लूकोज को निकालना, यानी शर्करा को निकालने का कार्य कौन करता है, मध्यांध्र वाला भाग। अब शेष जो तीसरा इसका भाग है उसको बोलते हैं हम शेषांध्र, जिसे बोला जाता है इलियम। ये छोटी आंत का तीसरा भाग होता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है, जो पचा हुआ भोजन यहाँ पूर्ण पाचन होने के बाद पचे हुए भोजन को अवशोषित करना, और विलाई नामक इसी से एक संरचना जुड़ी होती है, उसे कहते हैं विलाई नामक संरचना से जुड़ी होने के बाद यहाँ एक छन्नीनुमा संरचना होती है और यहाँ भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ ये आपके यहाँ जैसे आपको दिख रहा हो ये भाग जुड़ा हुआ है कोलोन वाला भाग, कोलोन वाले भाग के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है ये यहाँ छोटी आंत इलियम संरचना जुड़ी होती है कोलोन वाले भाग से। इधर से कोलोन वाले भाग से होते हुए जो अवशिष्ट पदार्थ है वह कहाँ पहुँचा दिया जाता है, मलाशय वाले भाग में। और यही विलाई नामक संरचना जो पचा हुआ रस है, आपका पाचन के बाद जो भोजन बचा हुआ था जिससे आपको एनर्जी बनती है, वह विलाई नामक संरचना के थ्रू, इस संरचना के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू मिला दिया जाता है। और यही संरचना के द्वारा जो जुड़ी होती है आपकी कोलोन वाले भाग से, यहाँ से जो अवशिष्ट वेस्ट पड़ रहा पार्ट है मलाशय के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको समझ में आया कि जो छोटी आंत होती है इसकी जो लंबाई होती है वह होती है 6 से 7 मीटर लंबी। कार्य और संरचना के आधार पर इसके 3 भाग होते हैं, जिससे क्रमशः ग्रहणी जिसकी संरचना सी भांति होती है, अमाशय से भोजन यहीं पहुंचता है पहले। ग्रहणी पहुंचने के बाद यहाँ से यकृत में बनता है इसको बोलते हैं पित्त रस, या इसी को बोलते हैं बाइल। यहाँ बनता है आपका पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशिक रस यहाँ मिला और पाचन प्रक्रिया शुरू हुई। पाचन प्रक्रिया शुरू होने के बाद मध्यांध्र जो इसका छोटा दूसरा भाग है, मध्यांध्र वाला भाग छोटी आंत का, यह अमीनो अम्ल फैटी एसिड जो बचा हुआ पार्ट है बॉडी का वह सब निकाल लेता है, और शेषांध्र वाले भाग से पचा हुआ भोजन शरीर के बाहर निकल जाता है, और जो आपका पाचक रस बना वो आपके ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक है।
अब ये बात हुई 3 पार्ट की, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने बात किया था कि जो भोजन का पाचन होता है, पाचन की परिभाषा ही होती है कि जल और एंजाइम की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपने तो ये 3 पार्ट बताए इसके। तो जो आंती रस मैंने आपको बताया था, यहाँ जो आंती रस आता है छोटी आंत के द्वारा, बाइल तो अलग है, इसके लीवर अगर हम पढ़ेंगे अलग से उसको मैं समझा दूंगा कैसे बाइल बना और कैसे आया। फिर पैनक्रियाट अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये ग्रंथियाँ हैं, आहार नाल का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ हेल्प करती हैं, इनको अलग से पढ़ेंगे। अब आपको समझना है कि जो छोटी आंत में आंती रस होता है जिससे वो पूर्ण पाचन करने में हेल्प करता है, इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। वो उसमें क्या क्या होता है तो हम पढ़ते हैं, छोटी आंत से निकलने वाला आंती रस, आंती रस को क्या बोलते हैं हम? इंटेस्टाइन जूस। इस आंती रस के द्वारा ही पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो इसमें पहले जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने हेतु कुछ एंजाइम पाए जाएंगे, क्योंकि एंजाइम के बिना पाचन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो पहला, इसके द्वारा आंती रस के में कौन सा एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए? सुक्रेज एंजाइम। ये आहार नाल में जो भोजन आता है छोटी आंत में, सुक्रेज एंजाइम के द्वारा इसे 2 पार्ट में तोड़ा जाता है। सुक्रेज एंजाइम किसको तोड़ता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अलग अलग कर देता है सुक्रेज एंजाइम। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने की बात हो रही है। फिर आपका आता है लैक्टेज एंजाइम। ये क्या क्या तोड़ता है? ये लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट और गैलेक्टोज, कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग तोड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट वाला पहला वीडियो पढ़ोगे तो आपको मैंने बताया था इनसे इनसे मिलने के बाद किसका निर्माण होता है, किस कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ तोड़ने की बात हो रही है, पाचन की बात हो रही है। ठीक है, तीसरा आपका है माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज, कार्बोहाइड्रेट जिसे बीजोग शर्करा कहते हैं, और ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। अर्थात यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो रहा है। तो सबसे पहले जितना भी आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मिल रही थी जो संयुक्त अवस्था में थी, सब कुछ टूटेगी यहाँ। तो तोड़ने के लिए आपके 3 एंजाइम यहाँ हेल्प कर रहे हैं आंती रस में पाए जाने वाले। पहला है सुक्रेज, दूसरा लैक्टेज और तीसरा माल्टेज। यही तीनों एंजाइम पूरे कार्बोहाइड्रेट को यहाँ तोड़ देते हैं और आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का जो भी प्रोसेस होता है ये यहाँ पर फॉर्म होती है। अब बात करते हैं यहाँ प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटीन के पाचन के लिए इसमें यानी आंती रस से कौन सा एंजाइम निकलेगा? तो यहाँ पाया जाता है इरेप्सिन एंजाइम। अर्थात इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा यहाँ प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। प्रोटीन का पूर्ण पाचन हो जाता है। पर आपको याद होगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय के द्वारा। आमाशय में 4 प्रकार का एंजाइम था, उसमें पेप्सिन एंजाइम था जो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। पर इरेप्सिन एंजाइम यहाँ क्या करता है? प्रोटीन को पूर्ण पाचन कर देता है और पूरा पचा देता है। अब जो इसमें कुछ पार्ट बचता है प्रोटीन का जिसका पाचन नहीं होता, तो यहाँ यही एंजाइम के द्वारा इसे अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है जो बिना पचा हुआ प्रोटीन है, और बाकी जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उसको पूरा तोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। याद रखना लाइपेज एंजाइम अमाशय में भी पाया जा रहा था। ये एंजाइम लाइपेज एंजाइम यहाँ भी पाया जाएगा अग्नाशय में। तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा किसका पाचन होता है? वसा या फैट जिसे बोलते हो, वसा का यहाँ पाचन हो जाता है और शेष जो बचा हुआ वसा होता है वह वसीय अम्ल, या इसी को बोलते हैं फैटी एसिड या ग्लिसरॉल।
पूर्ण पाचन हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया आंती रस के द्वारा, प्रोटीन का पाचन हो गया आंती रस के द्वारा, और वसा का पाचन हो गया आंती रस के द्वारा। और मैंने बताया कौन कौन से भाग ग्रहणी, मध्यांध्र और शेषांध्र में कौन कौन से भाग कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन हो गया, और ये जो अंतिम संरचना होती है शेषांध्र वाला भाग, शेषांध्र वाले भाग से पाचन के बाद ये शरीर से बाहर निकल जाता है अवशिष्ट पदार्थ मलाशय के द्वारा, और जो एनर्जी हमारी बनी है, रस बना है पूरे पाचन के बाद, जो जूस बना है वो ब्लड के द्वारा बॉडी में चला जाता है। अब ये तो बात हो गई छोटी आंत की बात। अब आपको मैंने बताया कि छोटी आंत के एक्शन परफॉर्म करने के लिए, यानी पूर्ण पाचन करने के लिए यकृत का भी योगदान है और अग्नाशय का भी योगदान है। तो अब हम पहले बड़ी आंत पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इसको पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के बाद फिर हम जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और आपको पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी आंत वाला भाग होता है आपके शरीर में, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के द्वारा पाचन नहीं होता। तो अभी हम पहले पाचन कंप्लीट करेंगे, फिर बड़ी आंत लास्ट में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाएगा, याद रखना, छोटी आंत की बात हो रही है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया गया था, अमाशय में पाया गया था। दोनों प्रोटीन के पाचन, यहाँ प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होगी और इरेप्सिन के द्वारा प्रोटीन पूरा पच जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में, लीवर के बारे में, जो कि ये क्या है, ग्रंथि है यकृत, इसे हम क्या बोलते हैं, लीवर। पहला प्रश्न बनता है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, कौन सी होती है। तो यकृत एक ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी पाई जाने वाली ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रंथि यही है। और इसी को सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसी को बोलते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब बाह्यस्रावी ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो मानव शरीर में अंतःस्रावी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियों से बेसिक सा डिफरेंस है। जिन ग्रंथियों में हार्मोन्स के परिवहन के लिए नलिकानुमक संरचना पाई जाएगी, यानी नलिकानुमक संरचना या आकृति पाई जाएगी, पाइप पाई जाएगी, उसे हम बोलेंगे क्या, बाह्यस्रावी ग्रंथि। और जहां यह संरचना नहीं पाई जाएगी, नलिकानुमक संरचना, उसे हम बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, पीनियल है, थाइमस है, थायराइड है, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पर याद रखना है, इसमें जो होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नलिकानुमा संरचना पाई जाती है हार्मोन्स के परिवहन के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यही है। अब ये सबसे बड़ी ग्लैंड हो गई, पर अगला क्वेश्चन बनता है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर में भार के आधार पर, इसका जो भार होता है, इसका भार जो होता है लगभग 1500 ग्राम होता है। ठीक है, भार के आधार पर यह शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंग भी है। किसके आधार पर, भार के आधार पर। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लंबाई के आधार पर शरीर के पाया जाने सबसे बड़ा अंग कौन सा है, लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा अंग, तो उसका आंसर क्या होगा, त्वचा। त्वचा पूरी बॉडी में हमारी होती है और इसकी लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा अंग हमारा होता है। परंतु भार या वेट के आधार पर सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का कौन सा होता है, वह होता है आपका यकृत। ठीक है, लीवर को भार के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। लीवर को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। लीवर को सबसे बड़ी शरीर की बाह्य ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हुए बेसिक सी बात है लीवर की। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई, लीवर।
अब लीवर की कुछ चर्चा कर लेते हैं। मानव शरीर में जो लीवर होता है एक पाया जाता है। यह शरीर के दाएं भाग में, यानी मैं अभी खड़ा हूँ तो मेरा दायां भाग या राइट हैंड ये कहलाएगा। दाएं भाग में यह उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? यह शरीर के दाएं भाग में उदर गुहा, ठीक, उदर गुहा इसे बोलते हैं। उदर यानी पेट होता है, पेट की गुहा में दाएं ओर पाया जाने वाला, ठीक है। उदर गुहा में पाया जाने वाला दाएं भाग में स्थित एक यकृत होता है। जो यकृत आपको दिख रहा होगा, ये अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, दाएं भाग में यकृत पाया जा रहा है, ठीक है, दाएं पार्ट में उपस्थित है, ठीक है। उदर यानी पेट में उपस्थित है, जो दो भागों में विभाजित होता है। दो भागों में विभाजित होता है। इसके अगर मान लीजिए दो पार्ट हमने कर दिए, दो पार्ट, एक ये हो गया राइट हो गया और एक ये हो जाएगा लेफ्ट। दो भागों में पाया जाता है, शरीर के दाएं भाग पाया जाता है। इन दोनों भागों को दायां यकृत और बायां यकृत कहा जाता है। और यहीं दाएं भाग में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। आपको दिख रहा होगा ये थैलीनुमा संरचना दाएं भाग में स्थित है। थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पित्ताशय, या इसी को इंग्लिश में बोला जाता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। यहीं यकृत में बना हुआ, यकृत के द्वारा बनाया गया जो पित्तरस होता है वह इसी पित्ताशय में संचयित होता है। यानी दाएं भाग में स्थित एक थैलीनुमा संरचना को हम क्या बोले? पित्ताशय। और यकृत के द्वारा बनाया गया जो पित्तरस होता है, बाइल जूस होता है, यहाँ पित्तरस का संचयन होता है। पित्तरस जिसे हम बाइल बोलते हैं, समस्त बाइल यहीं इकट्ठा होता है। अब जब अमाशय के द्वारा भोजन यहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा? छोटी आंत में पहुँचा, तो इससे एक नलिकानुमा संरचना, क्योंकि ये क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि नलिका पाई जाएगी। नलिकानुमा संरचना के द्वारा ये पित्तरस ये पित्ताशय होता है, या आपका एक थैलीनुमा संरचना जो होती है ये संकुचित हो जाती है। यानी आपने एक पन्नी ली, पन्नी को ऐसे दबा दिया, उसमें जो भी वो माल मटेरियल सब बाहर निकल जाएगा। तो इस पन्नी में, यानी इस थैली में जो भी संरचना हुई संकुचित हुई, यहाँ से पित्तरस कहाँ पहुँच गया आपका? छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से वाले भाग में? ग्रहणी, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गया, तो इतनी बात समझ में आई आपको। दाएं भाग में उपस्थित होता है हमारा यकृत, और यकृत के दाएं भाग में ही पित्ताशय पाया जाता है, गॉल ब्लैडर, और यहीं पित्तरस का संचयन होता है। और ये संकुचित होता है तो ये पित्तरस कहाँ पहुँच जाता है आपका? छोटी आंत के ग्रहणी वाले या ड्यूडेनम वाले पार्ट में, पाचन के में हेल्प करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आता है। अब ये मानव शरीर की बात हो रही है तो यहाँ पित्ताशय पाया जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि जंतु जगत में ऐसे कौन से प्राणी हैं जिनके शरीर में पित्ताशय नहीं पाया जाता? पित्ताशय नहीं पाया जाता, तो उसके उदाहरण हैं, आपके आंसर हैं घोड़ा, गधा, जेब्रा, खच्चर और चूहा इत्यादि। यानी जंतु जगत में कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता। इससे प्रश्न आता है तो ये आपको याद रखना है। फिर हमने बात की कि हमारे पित्ताशय जो होता है, पित्ताशय के अंदर क्या संचयित होता है? पित्तरस। तो आपसे क्वेश्चन बनता है, मनुष्य के पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू। तो पित्तरस का पीएच मान होता है 7.7। तो आपको समझ में आ रहा होगा 7 से ऊपर है तो ये किस प्रकार की, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था अम्ल और क्षार के बारे में, कैसा इसका स्केल है, ठीक है। तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आपको समझ में आया था जो अमाशय में यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया था, तो यहाँ कैसा था? अम्लीय प्रकृति का भोजन हो जाता है मिलने के बाद HCl से, उसे हम क्या बोलते हैं? काइम, ठीक है। अब ये जो रस है पित्त रस, छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए जा रहा है, मिल रहा है,
तो यहाँ छोटी आंत में भोजन को कैसे कर देगा, ये क्षारीय प्रकृति का कर देगा ना मिलने के बाद, यानी ये कैसा हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पहुँचा भोजन क्षारीय प्रकृति का हो, तो जो भोजन यहाँ अम्लीय प्रकृति का था यहाँ क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा आंत से छोटी आंत में। इसी क्षारीय प्रकृति के भोजन को हम बोलते हैं काइल, यानी छोटी आंत में भोजन कैसा हो जाएगा, काइल प्रकृति का। काइल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें पीएच मान यानी पित्तरस मिल रहा है, यानी काइम को काइल में परिवर्तित करने की अवस्था किसके कारण होती है, पित्तरस के कारण या बाइल के कारण। पर ये यकृत में नहीं होती, क्योंकि यकृत में भोजन नहीं पहुंचता है, ये पित्तरस खुद कहाँ पहुंच रहा है, छोटी आंत में। अर्थात भोजन को काइम से काइल में परिवर्तन किस अंग में किया जाता है, तो आपको बताना है छोटी आंत में। उम्मीद है क्लियर होगा। ठीक है, तो ये पित्तरस का पीएच मान 7.7 अर्थात ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अब ये जो है मनुष्य के पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया था, पर मैंने बताया था कि बिना एंजाइम के कोई भी पाचन शरीर में नहीं हो सकता। अब एंजाइम नहीं पाया जाएगा, फिर भी पित्तरस पाचन में हेल्प कर रहा है, तो कैसे करेगा। जो पित्तरस है ये भोजन की प्रकृति को क्षारीय बनाता है, और यहाँ जो आंती रस से निकलने वाले जो आपको मैंने कुछ एंजाइम बताए थे, ठीक है, वहाँ एक आपको एंजाइम बताया था जिसका नाम था लाइपेज। ठीक, लाइपेज एंजाइम के कार्यों को, यानी छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइमों के कार्यों में रासायनिक क्रिया बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पित्तरस के द्वारा। स्वयं खुद पाचन नहीं करेगा, ये आपके शरीर के या छोटी आंत में पाए जाने वाले एंजाइमों के रासायनिक क्रियाओं को, यानी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देगा, अर्थात जो आपका पाचन उस क्रिया को तेज करता है। ठीक है, तो यहाँ जो केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, और इस केमिकल रिएक्शन को तेज होने के बाद शरीर में वसा का पाचन होता है, यानी फैट का पाचन में हेल्प करता है, कहाँ, छोटी आंत में। ठीक है, तो आपने एक नाम सुना होगा वर्ड जिसे हम बोलते हैं एमल्सीकरण। एमल्सीकरण की प्रक्रिया मानव शरीर के यकृत से ही संबंधित होती है, अर्थात बिना एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के पाचन में मदद करने की प्रक्रिया एमल्सीकरण कहलाती है। अर्थात भोजन का पाचन होना एमल्सीकरण कहलाता है। अब आपको समझ में आ रहा है, यकृत में बना हुआ पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया रहा, पर यह किस पोषक तत्व के पाचन की मदद कर रहा है, वसा, अर्थात वसा के पाचन में यह मदद कर रहा है, और बिना एंजाइम की उपस्थिति कर रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एमल्सीकरण। तो आपसे पूछा जाएगा कि एमल्सीकरण प्रक्रिया का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है, तो आपको बताना है यकृत से। और यह एमल्सीकरण है क्या, बिना एंजाइम की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ या पाचन करने की क्रिया को एमल्सीकरण कहा जाता है। यहाँ बाइल में कोई भी या पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं है, इस एंजाइम के ना होने के कारण फिर भी यह वसा के पाचन में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसका संबंध एमल्सीकरण कहला गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। पित्तरस का पीएच मान 7.7 होता है, HCl का पीएच मान कितना होता है, 1 से 3 होता है, अर्थात ये एसिटिक है। और ये कैसा हो गया आपका शरीर में, ये अम्लीय हो गया या क्षारीय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना यकृत में बना हुआ जो पित्तरस होता है पित्ताशय में संचयित होता है, और ये पित्तरस कहाँ पहुँचता है, छोटी आंत में, और ये पाचन में हेल्प करता है। किसके पाचन में हेल्प करता है, वसा के पाचन में। ठीक है, तो आपने यकृत के बारे में जाना। अब हम पढ़ते हैं, अब यहाँ यकृत का रस तो पहुँच गया, अब यहाँ अग्न्याशय का रस भी पहुँचना है। तो हमें पढ़ना है दूसरी ग्रंथि के बारे में जिसका नाम है अग्न्याशय। इसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज। यह मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी मानव पाई जाने से सेकेंडरी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, पर यह अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी नहीं होगी, क्योंकि यह जो ग्रंथि होती है यह मिक्सचर ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि। इसे हम बोलते हैं मिक्सचर ग्लैंड। मिक्सचर ग्लैंड क्यों कहते हैं,
क्योंकि यह अंतःस्रावी भी होती है और यह बाह्यस्रावी भी होती है, यानी इसमें दोनों ग्लैंड की कंडीशन पाई जाती है। यानी इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है, एंडोक्राइन, और यहाँ एक्सोक्राइन भी होता है। कंडीशन बनती है कैसे? ऐसी कुछ संरचना आपको दिख रही होगी ये, ऐसी कुछ कंडीशन हमारी बनती है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये जो नलिका नुमा संरचना यहाँ से कनेक्टेड है छोटी आंत से, छोटी आंत की ग्रहणी वाले भाग से ये कनेक्टेड है। यहीं से इसमें जो भी कंडीशन बनेगी, जो जो एंजाइम पाए जाएंगे सब यहाँ पहुँचेंगे पचाने के लिए। और यहीं पे आपका पहुँच रहा है क्या? आंती रस, छोटी आंत का भी रस पहुँच रहा है, यहीं पर आपका पहुँच रहा है बाइल भी। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बन रही है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ नलिका नुमा संरचना पाई रही है, नलिका नुमा। तो मैंने आपको बताया था जहाँ नलिका नुमा संरचना पाई जाएगी वह कैसी ग्रंथि होगी? बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब यहाँ आपको कुछ कोशिकाओं के दिख रहे होंगे पार्ट, तो यहाँ कोई संरचना नहीं पाई जा रही है। तो जहाँ संरचना नलिका नुमा संरचना नहीं पाई जाएगी वह कैसे हो जाएगी? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। ठीक है, तो यह नलिका नुमा संरचना के पाए जाने के कारण बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसे कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यहाँ कोई संरचना नहीं पाई जाती नलिका रूपा, अर्थात ये दोनों प्रकार की ग्रंथियों से कार्य करती है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथि। अब इस अंगनाशय का या पैनक्रियास का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपको समझ में आया यह मनुष्य की पाई जाने सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे मिक्सचर ग्रंथि कहा जाता है, मिक्सचर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों से कार्य करने की क्षमता पाई जाती है और संरचना पाई जाती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में नलिका पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यहाँ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं लैंगर हैंस की द्वीपकाएं। यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि रूप नलिका नुमा संरचना पाई जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में लैंगर हैंस की द्वीपकाएं या लैंगर हैंस की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसे मिक्सचर ग्लैंड कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा लैंगर हैंस की द्वीपकाएं या लैंगर हैंस की कोशिकाएं मनुष्य के किस शरीर के या किस अंग से संबंधित है, तो आपको आंसर क्या लगना है? अग्नाशय, पैनक्रियास बताना है। लैंगर हैंस की द्वीपकाएं कहाँ पाई जाती हैं? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब जो मनुष्य में पाई जाने वाली लैंगर हैंस की कोशिकाएं हैं, द्वीपकाएं होती हैं, यह 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैंगर हैंस की द्वीपकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिनका नाम है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। यानी लैंगर हैंस की जो द्वीपिका बनी है, जो अग्नाशय के अंदर पाई जाने वाली संरचना है, ये 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा यानी अल्फा कोशिका के द्वारा कोई ना कोई हार्मोन का स्रावण होगा, क्योंकि ये ग्लैंड है। ठीक है, ग्रंथियों का काम होता है हार्मोन का स्रावण करना। यानी ग्रंथियों के द्वारा अगर कोई भी रासायनिक पदार्थ जो निकलता है उसे हम हार्मोन कहते हैं, जिनका कुछ कार्य होता है शरीर में, संदेशों का परिवहन करना होता है। तो ये अल्फा कोशिका के द्वारा अग्नाशय के अंतर्गत पाई जाने वाली, इससे एक हार्मोन का स्रावण होता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर में या हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। कहाँ पाया जाता है? अल्फा कोशिका में। किसकी अल्फा कोशिका में? लैंगर हैंस की अल्फा कोशिका में। और ये लैंगर हैंस कोशिका कहाँ उपस्थित होती है? अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। अर्थात हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य अल्फा कोशिका के द्वारा किया जाता है। बीटा कोशिका का कार्य क्या होता है? यह हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का नाम सुना होगा आपने, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण यह करता है बीटा कोशिका। अब यह इसका कार्य क्या होता है इंसुलिन हार्मोन का? यह हमारे रक्त में ग्लूकोज
की मात्रा को नियंत्रित करता है। अर्थात हमारे बॉडी में कितना ग्लूकोज चाहिए, हमारे ब्लड में कितना एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वह कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन। और हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कंटिन्यू बढ़ाने का कार्य कौन करता है? अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन आपके शरीर में ग्लूकोज को बढ़ाता है और इंसुलिन हार्मोन आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ये अल्फा से निकलता है, ये बीटा से निकलता है। अब क्या होता है, कभी कभी आपके शरीर में अग्नाशय के अंतर्गत पाई जाने वाली बीटा कोशिका प्रभावित हो गई। बीटा कोशिका जब प्रभावित हो जाती है तो आपका जो इंसुलिन है उसका स्रावण कम होने लगता है, यानी उसका सेक्रेशन आपकी बॉडी में कम हो गया। अब इसका सेक्रेशन कम होगा तो जो अल्फा कोशिका ये ग्लूकेगॉन हार्मोन के थ्रू ग्लूकोज की मात्रा कंटिन्यू आपके ब्लड में बढ़ा रही है, पर इंसुलिन आपके बॉडी में कम हो गया। अब आपके बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई और इंसुलिन की मात्रा जो कंट्रोल करने वाली ग्लूकोज को है वो कम हो गई। तो अब क्या होगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से आपके शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे हम बोलते हैं मधुमेह, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अनियंत्रित होना क्या कहलाता है? मधुमेह, जिसे हम बोलते हैं शुगर डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अतिरिक्त शर्करा प्रकार का मधुमेह होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज, आपके ब्लड में बीटा कोशिका प्रभावित हो गई, शरीर में इंसुलिन का हार्मोन कम होने लगा, आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो आपको एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं मधुमेह, डायबिटीज़। ये शुगर मेलिटस प्रकार की होती है, एक इंसिपिडस प्रकार की होती है, उसको भी हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ आपका बीटा कोशिका का कार्य हुआ इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करना, और अगर ये कम स्रावित होती है तो आपको डायबिटीज़ नाम का रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके गामा कोशिका का कार्य क्या होता है? गामा कोशिका आपके शरीर में सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण करती है। इस हार्मोन का जो कार्य होता है अल्फा और बीटा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन में सहायता प्रदान करना होता है। किस हार्मोन का? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, जो कि निकलता है लैंगरहैंस की गामा कोशिका से। ठीक है, ये उनके कार्यों में मदद करता है। अब ये तो बात हो गई अंतःस्रावी ग्रंथि है, लैंगरहैंस की बात हो गई। अब इस ग्रंथि से कुछ एक रस का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं अग्नाशिक रस, इसी को हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अब इस रस के द्वारा कोई ना कोई एंजाइम निकलेगा तभी तो पाचन करने में हेल्प करेगा छोटी आंत में जाने पर। ठीक है, तो इससे 3 एंजाइम निकलते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और लास्ट हमारा एमाइलेज एंजाइम। यह हार्मोन भी प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में कहाँ हेल्प कर रहा है? ये छोटी आंत में ही जा रहा है। अब छोटी आंत के द्वारा आंती रस जो होता निकलता है, छोटी आंत से भी एक एंजाइम निकलता है, उसका नाम था क्या? इरेप्सिन हमने पढ़ा था, जो पूर्ण पचा देता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा यहाँ पहले प्रोटीन का पाचन होता है। अब जो कुछ भी बचेगा वह आपका इरेप्सिन के द्वारा छोटी आंत के जो निकलने जो पहले मैंने आपको पढ़ा उसके द्वारा टूट जाता है। लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है, इसी यहीं रस के द्वारा यहाँ भी आता है, वसा तोड़ता है। और एमाइलेज के द्वारा स्टार्च या मंड का पाचन होता है। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि अग्नाशिक रस का निर्माण भी हो गया आपके शरीर में,
बाइल का निर्माण भी हो गया। और आपको मैंने पहले जब पढ़ाया था सी आकार ग्रहणी संरचना में, तो आपको मैंने बताया था यहाँ से निकलने वाला जो रस होता है अग्नाशिक इंटेस्टाइन जूस, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट के पचाने के लिए सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज निकला। प्रोटीन को पचाने के लिए आपको क्या निकला, प्रोटीन को पचाने के लिए भी एंजाइम निकला, और वसा को पचाने के लिए भी एंजाइम निकला। यानी प्रोटीन में इरेप्सिन निकाल दिया आपने, लाइपेज निकाल दिया आपने, और सुक्रेज, लैक्टेज वगैरह सारे निकाल दिए। अब यहाँ सारे एंजाइम मिल चुके हैं। ये सारे एंजाइम यहाँ कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ छोटी आंत में। तो आपको मैंने बताया था छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होगा और भोजन का संपूर्ण अवशोषण हो जाएगा। जो अवशोषण यानी जो वेस्ट पार्ट होगा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, अवशोषित करके जो पचा हुआ पदार्थ है, जो रस बना, आपकी बॉडी में ब्लड के थ्रू मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाचन की प्रक्रिया। यानी पाचन की शुरुआत कहाँ हुई थी, मुख गुहा से, और समाप्त कहाँ हो गई आपकी छोटी आंत में। इस पूरे पाचन में मदद कौन कर रहा है आपका, पित्तरस, यकृत और अग्नाशिक रस, अग्नाशय, दोनों ग्रंथियां आपने हेल्प की। अब हम पढ़ेंगे आगे हमारे आहार नाल का अंतिम भाग, जिसका नाम है बड़ी आंत। ठीक है, हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक है लास्ट हमारा बड़ी आंत। इसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, नाम तो बड़ा है। इसमें पहला आपको मैंने बताया था आहार नाल के इस भाग में पाचन नहीं होता। इसके अलावा मैंने एक और भाग बताया था जिसका नाम क्या था, एसोफेगस, ग्रास नली में भी नहीं होता। यानी आहार नाल के दो ऐसे भाग हैं जहां भोजन का पाचन नहीं होता। तो आपने बताया ग्रास नली और बड़ी आंत। अब इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती 1 से 1.5 मीटर। छोटी आंत की कितनी थी, 6 से 7 मीटर। यानी आहार नाल का मुख्य भाग जो लंबाई के आधार पर होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत ही होती है। 1 से 1.5 मीटर होती है लंबाई के आधार पर। यह दूसरा बड़ा भाग है आहार नाल का। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है, पाचन तो कार्य होता नहीं है। तो जो भोजन के साथ पाचन के बाद जो आया हुआ जो वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर में, उसमें से कोई अपशिष्ट पदार्थों के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को मारने में हेल्प करता है, जीवाणु को समाप्त करता है। ये समाप्त करके यह बड़ी आंत की सुरक्षा करता है और शरीर की भी सुरक्षा प्रदान करता है। अवशिष्ट पदार्थों में कभी कभी ऐसा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की कंडीशन बनती है, तो आपकी बड़ी आंत ये अपने आप यहाँ समाप्त करती है। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। यानी वेस्ट मटेरियल जो है, अपशिष्ट को बाहर निकालना। यानी जो पार्ट आपका इलियम नामक संरचना छोटी आंत की थी, सबसे छोटी जो सबसे अंतिम संरचना थी, इलियम नामक संरचना आपके कोलोन वाले भाग से ही जुड़ी हुई है। यहाँ से आया आपका पचा हुआ भोजन, पूर्णतः पचन होने के बाद यहाँ पाई जाती है आपकी क्या, एक संरचना पाई जाती है, विलाई होती है। विलाई नामक संरचना के द्वारा ये छान लिया जाता है। छानने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हुआ, ये आपके कोलोन वाले भाग से जाता है कहाँ, रेक्टम में। रेक्टम मलाशय शरीर से बाहर निकल जाता है और यहाँ जो पचा हुआ रस है आपके पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू मिला दिया जाता है। तो यानी यहाँ से किस भाग से जुड़ा होता है, ये कोलोन वाले भाग से। तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, बड़ी आंत करती है। अब आपको एक भाग दिख रहा होगा यहीं, यहीं आपको एक भाग दिख रहा होगा अंधनाल। ये अंधनाल वाले भाग के नीचे एक संरचना दिख रही होगी आपको, ये लंबी लंबी, इसको कहते हैं हम अपेंडिक्स। यानी अपेंडिक्स जो बीमारी आपने सुनी होगी, यह एक ऐसी संरचना होती है जो कि अंधनाल के नीचे एक जुड़ी हुई होती है। इसका नाम कहते हैं हम कृमि रूपी परिशोषिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। जब यह संरचना किसी कारण से शरीर में बढ़ जाती है तो संबंधित व्यक्ति को बहुत असहनीय दर्द होता है। पर आपको ध्यान रखना है, इस अपेंडिक्स का या इस संरचना का पाचन में कोई यूज नहीं, क्योंकि कहाँ जुड़ी हुई है, बड़ी आंत में। तो जब आपके शरीर में ये संरचना बढ़ जाती है तो डॉक्टर क्या बोलता है,
आपका अपेंडिक्स हो गया, आपका ऑपरेशन किया जाएगा और इस संरचना को काट दिया जाता है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इस संरचना का कोई भी यूज बॉडी में नहीं है, अर्थात यह हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक अवशेषी अंग है, एक्स्ट्रा पार्ट है जिसका कोई यूज नहीं। जैसे हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारे बाहरी कान, ये सब अवशेषी अंग है, इनका यूज नहीं है हमारी बॉडी में। अगर ये नहीं भी होंगे तब भी हमारे शरीर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने बताया अंधनाल या सीकम वाले भाग में कौन सा एक संरचना पाई जाती है? अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जब ये बढ़ जाती है तो आपको एक रोग हो जाता है, बीमारी होती है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। डॉक्टर इसको काट देता है। काटने के बाद आपसे क्वेश्चन आता है कि अगर हम अंधनाल के अंदर पाई जाने वाली अपेंडिक्स संरचना को काट देते हैं तो क्या इससे कोई पाचन प्रभावित होगा? तो आपको समझ में आ रहा है बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं हो रहा है और इसको ये अवशेषी अंग है, इसको काट देंगे तब भी हमारे शरीर में कोई पाचन प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा बड़ी आंत के बारे में, इसके कार्य समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यह जल को ग्रहण करता है और शोषित करता है और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से एक्सक्रीट करता है या शरीर से बाहर निकालता है। तो ऐसा कुछ हमारे शरीर का पाचन है। फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा पाचन तंत्र यानी कि हमने जो भी पोषक तत्व शरीर के ग्रहण किए, ग्रहण कहाँ से करते हैं? मुख के द्वारा। मुख के द्वारा हम बड़े बड़े भोजन के अणुओं को खाते हैं, उसको छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ना। ठीक है, हमने दो प्रकार के बताए थे आपको, मैकेनिकल फंक्शन और केमिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन में सबसे पहले आपके दांत भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। तोड़ने के बाद जब केमिकल फंक्शन शुरू कहाँ से होता है? आपका मुख गुहा से, बकल कैविटी से। जहाँ भोजन पहुँचता है मुख गुहा में तो यहाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनके द्वारा लार या सलाइवा का स्त्रावण होता है। उसमें एक एंजाइम पाया था, क्योंकि एंजाइम की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है पाचन के लिए। टाइलिन एंजाइम के द्वारा यहाँ पहली बार भोजन में स्टार्च या मंड का पाचन होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अर्थात आपको बताना है कि पाचन में सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से। और किसका पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ से भोजन आपका पहुँचा, वोलस नाम कहलाया। भोजन तोड़ने के बाद वोलस नामक संरचना या वोलस रूप में होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये पहुँचती कहाँ? आमाशय में। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये आपको दिख रही होंगी जठर ग्रंथियाँ। इससे जठर रस का स्त्रावण होता है। जठर रस का निर्माण मैंने आपको बताया कैसे होता है। पानी पाया था, जल, HCl और 4 एंजाइम पाए जाते हैं। HCl के द्वारा जो भोजन के जटिल अणु आते हैं, उसके द्वारा कंकड़ पत्थर कुछ भी अवशिष्ट पदार्थ आता है, HCl उनको समाप्त करता है। ठीक है, और भोजन को काइम युक्त बनाता है, यानी अम्लीय बना देता है। फिर हमारा भोजन पहुंचा आमाशय से होते हुए छोटी आंत में। तो छोटी आंत में 3 संरचना पाई जाती हैं, जिससे ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र कहा जाता है। ग्रहणी की संरचना C प्रकार की होती है। यहाँ भोजन पहुँचता है तो आपके जो ग्रहणी वाले ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है, तो यहीं आपका छोटी आंत में बने हुए जो भी एंजाइम होते हैं, रस होते हैं, भोजन को पूर्ण पचाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बाइल, पित्त रस यकृत के द्वारा बनाया हुआ यहाँ पहुँचता है और अग्नाशय के द्वारा बना हुआ अग्नाशिक रस भी यहाँ पहुँचता है। और यहाँ संपूर्ण भोजन का पाचन और अवशोषण हो जाता है। कहाँ? छोटी आंत में। अब जब भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण हो जाता है तो पाचन के बाद जो इसकी मध्यांध्र वाला भाग और शेषांध्र वाले भाग में, यहाँ पाचन के बाद ये कोलोन वाले भाग से जुड़ी होती है विलाई नामक संरचना। यहाँ से जो अवशिष्ट पदार्थ होता है आपकी बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो पचा हुआ विलाई नामक संरचना से जो पचा हुआ रस निकला है भोजन को पचाने के बाद, वो आपके ब्लड में मिला के पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो ऐसी कुछ संरचना आपने पढ़ी। फिर आपने पढ़ा अंधनाल से जुड़ी हुई एक अतिरिक्त संरचना जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स रोग होता है इससे, अपेंडिक्स बीमारी। यह एक कैसा अंग है? अवशेषी अंग, जिसका कोई यूज नहीं है। इसको काट के इस अपेंडिक्स नामक रोग को शरीर से अलग कर दिया जाता है और यह पाचन में कोई मदद नहीं करता। उम्मीद है आपको ये पाचन तंत्र समझ में आ गया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।